नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आईएएस और आईपीएस को भारत में सबसे बड़े और प्रतिष्ठित पदों में गिना जाता है। इसमें रौब, रुतबा और दूसरी चीजों की कोई कमी नहीं। लेकिन हाल के दिनों की कुछ घटनाओं ने आईपीएस के प्रतिष्ठित पदों को कलंकित कर दिया। इस पद को कलंकित करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद आईपीएस अधिकारी ही हैं। एक के बाद एक कई आईपीएस अधिकारियों के नाम अब इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। आईपीएस आदित्य से लेकर आईपीएस अधिकारी पी कन्नन ने इस प्रतिष्ठित पद को कलंकित किया है। देखिए आईपीएस की कलंक कथा। तो बिहार के डीजीपी को फोन कर जालसाजी करने के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जालसाज अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपीएस के सिंगल को मूर्ख बनाने की पूरी पटकथा लिखी, स्क्रिप्ट लिखी। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर ही अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपीएस के सिंगल को फोन किया था। ये सभी राज किसी और ने नहीं, खुद अभिषेक ने ही उगले हैं। अभिषेक अग्रवाल डीजीपी को आईपीएस आदित्य कुमार की पैरवी के लिए कॉल किया करता था। खबर यह भी कि चीफ जस्टिस के नाम से फोन आने पर डीजीपी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को छुट्टी में चेन्नई से फ्लाइट से पटना बुला लिया। भ्रष्ट आईपीएस को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी थी कि महज 48 घंटे में ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। जब मामले का खुलासा हुआ है तो आर्थिक अपराध इकाई ने अभिषेक अग्रवाल को 3 साथियों के साथ पटना से गिरफ्तार कर लिया। मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान में एआईजी आदित्य कुमार को भी नामजद किया गया है। मंगलवार को बिहार सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बिहार कैडर के 2 आईपीएस अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसमें एक आईपीएस आदित्य कुमार का नाम भी शामिल था। उसने ये बात बताई है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को कि उसने जो डीजीपी को फोन किया, चूंकि एक आम आदमी है तो कैसे फोन करना है, किस तरीके से बात करनी है, बात करने का सलीका क्या होगा, कैसे जज बनकर बात किया जा सकता है, इस बात की ट्रेनिंग अभिषेक अग्रवाल को आदित्य कुमार ने ही दी थी। और आदित्य कुमार के बताए गए सलीके और तरीके के अनुसार उसने डीजीपी को फोन किया और उनको कन्विंस करने में कामयाब रहा कि वो एक जज है। हालांकि वो नकली जज था, लेकिन उसकी बात डीजीपी ने मान ली और उसकी पैरवी के बल पर जो आदित्य कुमार थे उनकी पोस्टिंग कर दी गई पुलिस मुख्यालय में एआईजी के पोस्ट पर। यह भी तय हुआ था कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद अभिषेक अग्रवाल को माला माल कर दिया जाएगा, यानी उस पोस्टिंग के बल पर नाजायज तरीके से अभिषेक अग्रवाल को पैसे कमाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उसने कई जो दूसरी बातें बताई हैं, उसमें एक बात और है कि जो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार जो अभिषेक अग्रवाल ने उसने बताया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि पुलिस मुख्यालय के जो गोपनीय दस्तावेज हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी शेयर की थी। जो आदित्य कुमार है उसने अभिषेक अग्रवाल से इस बात की जानकारी उसने दी है। तो निश्चित तौर पर आईपीएस पदाधिकारी और गया के तत्कालीन एसपी अभिषेक अग्रवाल की जो आदित्य कुमार है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही छापेमारी चल रही है। उनके खिलाफ इसी आर्थिक अपराध इकाई में नामजद आरोपी उनको बनाया गया है। और चलिए अब आपको जालसाजी केस से जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे बताते हैं जिससे जानना बहुत जरूरी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक अग्रवाल ने ही डीजीपी को फोन किया था। आईपीएस आदित्य के कहने पर यह कॉल किए गए, ये सोर्सेज बता रहे हैं हमारे। डीजीपी से बात करने की ट्रेनिंग इस शख्स को दी जाती है और ये सारा कुछ हुआ आदित्य के कहने पर ही, यानी अभिषेक को ये ट्रेनिंग भी आदित्य के कहने पर ही दी गई। फोन करने का पूरा तरीका आदित्य की तरफ से समझाया जाता है। दोनों के बीच ये भी तय हुआ था कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो अभिषेक कुमार को अवैध तरीके से कमाई करने की पूरी आजादी यानी कि छूट दी जाएगी।
और डीजीपीएस के सिंगल का बड़ा बयान इस वक्त सामने है, जिसमें फर्जी जज प्रकरण पर डीजीपीएस के सिंगल ने यह बयान दिया और कहा कि बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच जारी है। सबको सुझाव दूंगा कि अंदाजे पर बात बिल्कुल ना कीजिए, अंदाजे पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। विपक्ष मुद्दा बनाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल बातों में हमें पड़ना नहीं है। कुछ चीजें और भी हैं और उसके लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। सही समय पर ही ये तमाम बातें रखूंगा। हमारी जांच एजेंसी जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुत ही गंभीर मामला है, इसका अनुसंधान चल रहा है कि सबको ये सुझाव दूंगा कि अंदाजे पे बात बिल्कुल ना करें, इसका अनुसंधान चलने दीजिए और बिल्कुल सही समय पर मैं आपको एक एक चीज के बारे में ब्रीफ करूंगा। क्या लग रहा है कि इस पर लगने की बात फिर आ गई ना, ये तो मैं मना कर रहा हूं। अंदाजा मत लगाइए अंदाजा, बिल्कुल जो बात है। और वैसे भी मैं समझता हूं कि जो है कोई भी किसी भी बात के लिए हम लोग अपना तथ्य को करके तो विपक्ष ने मुद्दा बना दिया। अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग अफसर हैं। मैं जब कह रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील, पेचीदा, रेयर टाइप का मामला है जिसका अनुसंधान अभी चल रहा है, उस अनुसंधान के उसको चलने दीजिए, उसके बाद जो है बातें करेंगी। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में सही समय पर बात की जाएगी। हमारी जो एजेंसीज हैं जांच की, वो एजेंसीज पूरी तरह सक्षम हैं, उनके अंदर पूरी कॉम्पिटेंसी, क्योंकि हमारी कई एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग तरह की जांच जो है वो करती हैं। जहां तक आप जो बात कह रहे हैं वो उस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं। सीबीआई की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं मुझे टिप्पणी नहीं करनी है ना। आप शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास ना करें ना, अंदाजे पे बात ना करें। मैं बार बार ये कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आईपीएस आदित्य इस कलंक कथा के एकमात्र किरदार हैं। अगर आप एक दूसरे आईपीएस अधिकारी पी कन्नन का कारनामा सुनेंगे तो हैरान और परेशान दोनों ही हो जाएंगे। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना और फिर न्याय के कटघरे तक उसे पहुंचाना होता है, ये हम और आप यही जानते हैं। लेकिन अगर पुलिस निर्दोष लोगों को फंसाकर उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा दे तो फिर आप क्या कहेंगे? गया में आईपीएस अधिकारी पी कन्नन ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया। पी कन्नन ने एक मामले में आईपीएस आदित्य कुमार की अनियमितता को न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि अपने से सीनियर आईपीएस अधिकारी और मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा के अनुसंधान पर भी सवाल खड़े कर दिए। पूरा मामला एक फर्जी आर्म्स एक्ट के केस से जुड़ा हुआ है। इन दस्तावेजों को जरा गौर से देखिए। ये वो दस्तावेज हैं जो गया के मगध मेडिकल कॉलेज थाना कांड संख्या 197/2021 से जुड़ा हुआ है। जांच स्पेशल विजिलेंस यूनिट के तत्कालीन डीआईजी पी कन्नन ने जमीन पर दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाने के लिए राकेश रंजन नामक एक निर्दोष लड़के को 2 पिस्टल और 7 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्लानिंग के तहत मगध मेडिकल कॉलेज थाने के एसएचओ ने पहले राकेश को थाने बुलाया और फिर उसके कमर में पिस्टल डलवाकर उसे आर्म्स एक्ट का अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया जाता है। थानेदार ने यह सब कुछ अपने आका यानी कि आदित्य कुमार के कहने पर किया था। जब मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा ने वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच की तो एसएसपी स्तर पर गड़बड़ी का खुलासा होता है। इसके बाद तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार और तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा के बीच जंग की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि एक ने निर्दोष को फंसा दिया तो दूसरा ये बता रहा था कि ये निर्दोष शख्स है। मामला पटना मुख्यालय तक भी पहुंचा। दोनों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मुख्यालय बुला लिया जाता है। एडीजी सीआईडी विनय कुमार के आदेश पर विशेष निगरानी इकाई को जांच भी सौंप दी जाती है, जिसके बाद एंट्री होती है। यानी कि 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी पी कन्नन की यहीं से एंट्री हुई इस पूरे मामले में। चूंकि पी कन्नन विशेष निगरानी इकाई में डीआईजी के पद पर पदस्थापित थे, कन्नन ने भी पीड़ित को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और वरीय आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पर ही सवाल उठा दिए।
इतना ही नहीं, कहानी इसके आगे भी है। मोबाइल सीडीआर जो एक प्रमाण था, एक साक्ष्य था, इस साक्ष्य को भी गायब कर दिया गया। 19 जुलाई की रात करीब 10:15 बजे मगध मेडिकल थाना में पदस्थापित अबूजर अंसारी के नेतृत्व में थाने की पुलिस काजीचक पहुंचती है। वहां हमारा एक छोटा सा ढाबा रेस्टोरेंट बना हुआ है। उस रेस्टोरेंट पे मेरा भतीजा बैठा हुआ था। पुलिस उसे वहां से पकड़कर लेकर चली जाती है। किसी भी केस को कैसे घुमाया जा सकता है, इसका इससे बेहतर उदाहरण और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी कनन ने उस सीसीटीवी फुटेज को ही न सिर्फ नजरअंदाज कर दिया जो पुलिस मुख्यालय के स्तर से उन्हें दिया गया था, बल्कि उस सीडीआर को भी नजरअंदाज किया, जिसमें इस बात की पुष्टि हो रही थी कि युवक जो है वो उस वक्त थाने में बैठा हुआ था, जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि उसे आर्म्स के साथ कहीं और से गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित युवक ने पुलिस मुख्यालय से अपने ऊपर लगे आर्म्स एक्ट के झूठे मुकदमे में राहत पाने की कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही, क्योंकि डीजीपी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि जब उनके परिजन मिलने आते थे तो डीजीपी यह करके उन्हें वापस भेज देते थे कि यह मामला पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, कानून अपना काम कर रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हो कुछ और रहा था। चाहे एसएसपी हो तत्कालीन गया के आदित्य कुमार या डीआईजी पी कनन, दोनों ने मिलकर के युवक के खिलाफ न सिर्फ वो तमाम साक्ष्य खत्म कर दिए जिससे उसे राहत मिल सकती थी, बल्कि उसे उसके खिलाफ मुकदमा ट्रू करके चार्जशीट तक करवा दिया। बहरहाल अब यह मामला एक बार फिर से सामने है और देखना ये होगा कि फिलहाल इस मामले का आरोपी युवक जो जमानत पे बाहर है वो उसे न्यायालय से न्याय मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, इस कलंक कथा में कई किरदार अभी क्या ये हम मान कर चले कि जुड़ने बाकी हैं? कई ऐसे और भी मामले होंगे जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया गया होगा और सीधे तौर पर इसके पीछे रसूख अपने पद का दुरुपयोग किया गया। देखिए, निश्चित तौर पे विवाद जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम सामने आई, जिस तरह से फर्जी कॉल के जरिए एक तत्कालीन एसएसपी को राहत पहुंचाया डीजीपी ने, उन्हें केस से मुक्त कर दिया। उसके बाद ये मामला जो है अनुसंधान में आया और अब जब पदरत खुल रही है, जब न्यूज़ 18 इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हर एक कहानी, एक स्टोरी को हकीकत डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखा रहा है, तब कई लोग जो है सामने आ रहे हैं। और इसी क्रम में राकेश रंजन जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा न्यूज़ 18 के पास। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर किया, जिसके जरिए ये साफ जाहिर हो रहा था कि जो एसएसपी हैं उनकी टीम जो काम कर रही थी, जो मगध कॉलेज है गया का, वहाँ पे जो एसएचओ थे वो लगातार अपने मित्रता जो है वो कर रहे थे, अपने आका को खुश करने के लिए उनके इशारों पर काम कर रहे थे। और इसी क्रम में राकेश के भतीजे और राकेश को एक झूठे केस में आर्म्स एक्ट में फंसाया गया। और उसकी जाँच, जब सबसे बड़ी बात है कि गौर करने वाली बात है कि जब इसकी जाँच के लिए पीड़ित जो है एसएसपी के पास पहुँचा तो एसएसपी ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। जब पीड़ित परिवार को लगा कि वहाँ से न्याय नहीं मिल सकता है तो फिर जो तत्कालीन आईजी थे अमित लोढ़ा, उनके पास पहुंचे। अमित लोढ़ा ने निष्पक्ष जांच की। जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय भेजा, लेकिन पुलिस मुख्यालय में जो बैठे हुए शीर्ष अधिकारी थे एडीजी सीआईडी, उन्होंने इस आईजी की रिपोर्ट को देखने के बाद इनकी पुनः जांच करने के लिए एक बार जो एसबीयू के डीआईजी थे, तत्कालीन डीआईजी पी कनन, उन्हें सौंपा। और पी कनन जब वहां जाते हैं तो उनकी सांठगांठ जो है वो एसएसपी से होती है, उनसे वो मिलते हैं और जो अनुसंधान का तरीका होना चाहिए था, जो फुटेज जो थानों में लगे जो कैमरे हैं उसके डीवीआर जो है पुलिस मुख्यालय है, वहां से वो शॉट्स दिए गए थे कि आप इसका अनुसंधान कीजिए और इसकी बारीकियों को तहकीकात कीजिए। तो उन्होंने उसके टाइमिंग पे सवाल उठा दिया। सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे जिसमें फुटेज कैद हुई थी, जिसमें युवक चलता हुआ थाना आया है, थाने आकर के घंटों बैठा रहा और उस दौरान जब ये कहा गया कि ये आर्म्स के साथ जो है वो कहीं से पकड़ा गया है, बिल्कुल सीधे तौर पर एक आम आदमी कैसे कानून पर भरोसा करे, कैसे इंसाफ की उम्मीद लगाए जब ऊपर वाले अधिकारी ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। और इसमें ये चेन कितना बड़ा है और एक एक शख्स का नाम सामने आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की आज जयंती है, लेकिन इस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। जेडीयू और कांग्रेस ने धूमधाम से जयंती मनाने की तैयारी की तो बीजेपी की तरफ से जयंती मनाई जा रही है। हालांकि इस बहाने जाति की राजनीति भी हो रही है।
कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जयंती समारोह मना रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से मुजफ्फरपुर में जयंती कार्यक्रम आयोजित की गई है, तो बीजेपी कई जिलों में से लेकर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कि श्री बाबू किसी जाति के नेता नहीं थे, श्री बाबू आम आवाम के नेता थे। श्री बाबू ने दलितों का प्रवेश देवघर मंदिर में प्रारंभ कराया था। सर्वजन सर्वप्रिय जनप्रिय नेता श्री बाबू थे। अब कोई जाति के लोग अपने जातीय फायदा के लोग के लिए आज अपने चुनावी पॉलिटिकल फायदे के लिए उनका अगर जयंती मनाते हैं तो जयंती तो सभी लोग मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। श्री बाबू का जयंती समारोह पहली बार 2000 की विधानसभा में मैं चुन कर आया था। उस समय से लगातार ये 22वां साल है जब आयोजित करते रहे हैं, और उसके पहले एक रस्म अदायगी होता था। आज तो हर शहर में श्री बाबू का जयंती मनाया जा रहा है, तो हमसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा इस बात से। लेकिन अब मेरा जो काम है वो कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को जयंती के बहाने युवा पीढ़ी से जोड़ा जा सकता है। वेतनमान और स्थायीकरण की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल के सदस्य पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे और अपनी मांगों को दोहराया। पिछले कई सालों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने कहा कि तेजस्वी यादव से उन्हें उम्मीद है। महीनों से ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे 9400 स्वास्थ्य कर्मियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज बापू सभागार में सभी को नियुक्ति पत्र देंगे। बापू सभागार के बाहर अभी से ही चयनित अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगने लगा है और सभी की खुशी देखते ही बन रही है। ज्वाइनिंग लेटर पाने वालों में 8000 से ज्यादा एएनएम नर्सें हैं। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार की एक खास रिपोर्ट। बिहार के हेल्थ वर्कर्स के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि दिवाली से पहले आज सीएम नीतीश कुमार 9400 स्वास्थ्य कर्मियों को ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। और बापू सभागार के बाहर देख सकते हैं कि राज्य भर के जो कर्मी हैं जो इंतजार कर रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर मिले, वो पहुंचने लगे हैं। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है और सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे, उसके बाद 11:30 बजे सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं सभी के चेहरे पर मुस्कान जो है साफ तौर से झलक रही है, क्योंकि दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा, बड़ा उपहार मिलने वाला है। जरा हम बात करते हैं, हमारे साथ कई कैंडिडेट हैं यहाँ पर। कितनी खुशी हो रही है आज? जी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसका वेट किया है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक छोटे काल से बिलोंग करती हूँ और मेरे लिए नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम मौसम कुमारी है और मैं बेगूसराय जिला से आई हूँ, और मैं काफ़ी 8 साल से मैं वेट कर रही थी, और ये वैकेंसी 2021 में आई, और उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन ये 2020 में अक्टूबर में होने जा रही है। संकल्प यही लिए हैं कि हम लोग ईमानदार रहेंगे, सही से पेशेंट का केयर करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ। कुछ से आई हूँ, हिलसा या कोटपुर से। एग्जाम हो गया, रिजल्ट जारी हो गया, उसके बाद लेटर नहीं मिल रहा था? नहीं, अभी तो आज मिल जाएगा। आज इंतजार है कि मिल जाएगा, आशा भी है। और बहुत नाम हुआ? उम्मीद थी। मोनी प्रेमांजलि। चलिए, अब तो खुशी हो रही होगी। हाँ, खुशी हो रहा है। पूरा के इंतजार खत्म हो गया, अब नया दौर शुरू हो गया। सीएम बक्सर और बेगूसराय के लिए मेडिकल कॉलेज का भी तोहफा देने वाले हैं, यानी 500 से ज्यादा जो है 500 करोड़ से ज्यादा की योजना है वो, और आज शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश कुमार। यहीं से बेगूसराय और बक्सर को आज नया मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी मिलने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर के सिंगिया घाट में गुरुवार की शाम बंधन बैंक में हुई लूटपाट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बैंक के अंदर आराम से 5 से ज्यादा संख्या में नकाबपोश अपराधी हथियार के साथ घुसते हैं। इनमें से कुछ बैंक मैनेजर के चैम्बर में आकर हथियार का भय दिखाकर वहीं पर बैठ गए, और बैंक के एक अन्य कर्मी को अपने साथ लेकर जाते हुए भी दिखते हैं। और फिर जब वो वापस आता है तो लॉकर को खुलवाकर पैसे वहां से लूटता है। इस दौरान लगातार अपराधी बैंक कर्मियों को डराते धमकाते दिख रहे। विभूतिपुर के सिंगिया घाट स्थित बंधन बैंक से अपराधियों ने करीब 2,30,000 रुपए लूटे थे, और इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। दिखाई दे रहा है, अच्छा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।